हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2.2 टॉपिक को, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एड, ट्रेड एंड एफडीआई एमएनसीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो की इंस्ट्रूमेंट्स है ग्लोबलाइजेशन के, वो हैं, आपको पता चल चुका है कि दैट इज़ एड, ट्रेड एंड एफडीआई एंड एमएनसी। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एक कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में। कैसे? प्रमोट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को एंड कल्चरल एक्सचेंज को। राइट, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ वीडियो का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एड क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, कुछ चैलेंजेस को क्या फेस करती हैं कंट्रीज़ जो कि एड को रिसीव करती हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एड के साथ। तो एड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? तो एड जो है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है एक कंट्री के द्वारा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूसरी कंट्री को। मीन्स की जो सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करो आप, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट की बात करो, जो एक कंट्री के द्वारा या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूसरी कंट्री को प्रोवाइड की जाती है, उसको हम जो है एड कहते हैं। क्लियर? तो ये जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, एड्रेस करके इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को। मीन्स कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको ख़त्म करके, कम करके, पॉवर्टी को कम करके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करके। राइट, देन अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या हैं एड की। मीन्स कि कितने प्रकार की जो है एड होती है। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ बायलैटरल एड। तो बायलैटरल एड का मतलब है कि वो असिस्टेंस जो कि डायरेक्टली दिया जाता है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है प्रोवाइड कर रही है डेवलपमेंट असिस्टेंस अफ्रीकन नेशंस को। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ मल्टीलेटरल एड। तो मल्टीलेटरल एड का मतलब होता है कि जब एड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, जैसा कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। मीन्स कि इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है स्पेशली डेवलपिंग नेशंस को, उसको हम जो है मल्टीलेटरल एड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब है कि एक एमरजेंसी असिस्टेंस होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है क्राइसिस के टाइम पे। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में जो है नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, वॉर हो गई, पेंडेमिक आ गया कोई, तो इस टाइम पे जो क्राइसिस के टाइम पे जो एड प्रोवाइड की जाती है एमरजेंसी के टाइम पे, उसको जो हम है ह्यूमैनिटेरियन एड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एड जो है अभी अर्थक्वेक विक्टिम्स को दी गई रिसेंटली टर्की एंड सीरिया में। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ डेवलपमेंटल एड। तो डेवलपमेंटल एड आपको नाम से पता लगे किसी कंट्री की डेवलपमेंट करने के लिए। इट मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जाती है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को, जिसका एम होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। मीन्स कि वो कंट्री जो रिसीव करेगी एड को, उसके थ्रू जो है अपने उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव होगा। ओके, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सबसे पहला पॉइंट वही होगा कि जो एड है वो रिड्यूस करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को, क्योंकि प्रोवाइड करके फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो एड है वो डेवलपिंग नेशंस की हेल्प करती है कि वो इंटीग्रेट हों किसमें, ग्लोबल इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आल्सो प्रमोट करती है एड। ये स्ट्रेंथन करती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो टाइज होती हैं डोनर एंड रिसिप्ट कंट्रीज़ के बीच में, उसको जो है स्ट्रेंथन करती है। ओके, नेक्स्ट है एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मीन्स कि एफडीआई के लिए आल्सो जो है एनकरेज करती है एड। मीन्स कि जो कंट्रीज़ हैं, जो मतलब जो वो कंट्रीज़ जो कि रिसीव करती हैं एड को, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे जो है वो उनको इन्वेस्टमेंट्स को अटेन करते हैं वो। ठीक है, स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि उनका जो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री के में जो है आ जाती है थ्रू एड। ठीक है, अब बात करते हैं चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं?
फर्स्ट पॉइंट है चैलेंजेस में, दैट इज़ डिपेंडेंसी सिंड्रोम। तो अगर एक कंट्री जो है एक्सेसिव वे में डिपेंड हो जाती है फॉरेन एड के ऊपर, तो वो जो है उसकी सेल्फ सफिशिएंसी जो है रेसिप्ट नेशंस में उसको जो है अफेक्ट करती है, डिस्करेज करती है, राइट। सेकंड पॉइंट है दैट इज़ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो मतलब फॉर एग्जांपल जो रिच कंट्रीज़ होंगी, जो डोनर कंट्रीज़ हैं, वो जो प्रोवाइड करती हैं एड को, समटाइम वो एड का एज ए टूल यूज़ करती हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए एंड इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स। मीन्स कि एक रिच कंट्री जब एक पुअर कंट्री को जो है एड प्रोवाइड करती है, तो उस एड के थ्रू जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन जो है, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं पुअर कंट्री की, उसको जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं डोनर कंट्रीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करप्टेड होते हैं, और मतलब एफिशिएंट वे में जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं उस एड का, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस कंट्री की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है और वो कंट्री जो है डेवलप नहीं हो पाती है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था एड का, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो ट्रेड सिंपल वर्ड्स में बोले तो व्यापार जिसको हम कहते हैं उसको जो है हम ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड मीन्स कि एक्सचेंज होना गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रीज़ के बीच में, उसको हम जो है ट्रेड कहेंगे। एंड ये जो है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइवर या इंस्ट्रूमेंट है ग्लोबलाइजेशन का, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अलाउ करता है नेशंस को कि वो स्पेशलाइज बने, एक्सपोर्ट करें प्रोड्यूस करने में गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, जिसमें उनके पास जो है कंपैरेटिव एडवांटेज होता है जो कि उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा और एक कंट्री में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्म्स क्या हैं, कितने प्रकार का जो ट्रेड होता है। तो फर्स्ट है दैट इज़ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड मीन्स कि जो बिना रिस्ट्रिक्शंस के होगा उसको हम फ्री ट्रेड कहेंगे, ठीक है। तो ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटास और सब्सिडीज़, जो बिना रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड किया जाएगा उसको हम फ्री ट्रेड कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे बात करें यहाँ पे, जैसा कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, मतलब फ्री ट्रेड को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फेयर ट्रेड। तो फेयर ट्रेड का मतलब है कि एक मूवमेंट होती है जो एथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को जो है प्रमोट करती है, इंश्योर करती है कि फेयर वेजेस को इंश्योर करती है, और वर्किंग कंडीशंस जो है वर्कर्स की उसके ऊपर फोकस करती है, ठीक है। मीन्स कि वर्कर्स के राइट्स को माइंड में रखते हुए, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इसको हम जो है फेयर ट्रेड बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कंट्रीज़ के बीच में होते हैं प्रमोट करने के लिए ट्रेड को एक स्पेसिफिक रीजन के साथ, ठीक है। जैसा कि हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन है एंड सार्क है, मीन्स कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट्स की। तो इम्पैक्ट्स पे आप देख सकते हो दैट इज़ एनकरेजेस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो जो ट्रेड है वो एनकरेज करता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। ट्रेड जो है वो अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो क्या करें, आपस में इंटरकनेक्ट हों, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हों, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है प्रमोट्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो इट मीन्स कि जो एक्सपोजर होता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए वो कंपनीज़ को पुश करता है, ठीक है, इनोवेट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि ट्रेड जो है वो अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो अडॉप्ट करें न्यू पॉलिसीज़ को, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है, फ्रॉम डेवलप्ड नेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इंक्रीजेज कंज्यूमर चॉइसेस। दैन जो ट्रेड है वो आल्सो इंक्रीज करता है कंज्यूमर्स की चॉइसेस को। ग्लोबल ट्रेड जो है वो अलाउ करता है कंज्यूमर्स को कि वो एक्सेस कर सकते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं चैलेंजेस को। क्या क्या चैलेंजेस जो हैं ट्रेड के प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज़ ट्रेड इम्बैलेंसेस। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं ज़्यादा और इम्पोर्ट करती हैं कम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आती हैं कंट्री में। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन द यूएसए एंड चाइना के बीच में, ठीक है, इसका आपने नाम सुना होगा, यूएस एंड चाइना का जो ट्रेड वॉर, ठीक है। नेक्स्ट है
दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि एक्सप्लॉइट करती हैं चीप लेबर को, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं वो बहुत पुअर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो मतलब कि एक कंट्री में जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और ट्रांसपोर्टेशन जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कंट्रीब्यूट करती है पॉल्यूशन के लिए एंड डिफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आल्सो हमें देखने को मिलता है इस प्रोसेस ऑफ ट्रेड में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था ट्रेड का। अब हम डिस्कस करेंगे FDI एंड MNC को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो FDI आपको पता है स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है एक कंपनी के द्वारा या एक इंडिविजुअल के द्वारा दूसरी कंट्री में, किसके लिए, फॉर बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, उसको हम जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंपनीज होती हैं जो कि ऑपरेट करती हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में, मीन्स कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो ऑपरेट करती हैं और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ओके, सो अब डिस्कस करेंगे कि रोल क्या है सबसे पहले FDI का, ठीक है। तो FDI की रोल की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो FDI जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरल एक्सपर्टाइज, जो कि बूस्ट करता है लोकल इकोनॉमीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जैसे टोयोटा की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी में, ठीक है, या इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो बेस्ट एग्जाम्पल है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जब एक इंडिविजुअल जो है, कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है दूसरी कंट्री में, तो ऑब्वियसली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो क्रिएट होंगी, ठीक है, जो कि हेल्प करेगी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में होस्ट कंट्रीज़ में, मीन्स कि यहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो FDI जो है वो आल्सो एनेबल करती है डेवलपिंग नेशंस को कि वो एक्सेस ले सकें एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का डेवलप्ड कंट्री से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ऑफन लीड करते हैं इम्प्रूव करने के लिए एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसा कि बात करें रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट मीन्स कि जो कंट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है कंट्री में FDI के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि MNC का क्या रोल है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। तो MNCs जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड, जो कि इंक्रीज करता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। ओके, देन सेकंड पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें दैट इज़ कल्चरल एक्सचेंज। जैसा कि हम बात करें अब खुद की इंडिया की बात करें, जो है हम जो है मोस्टली वेस्टर्न जो मतलब कंट्रीज़ के जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है प्रेफर करते हैं। कंपनीज़ की बात करें जैसे कि मैकडोनाल्ड हो गया, कोका कोला हो गया, नेटफ्लिक्स जो है वो कल्चरल एलिमेंट्स को जो इंट्रोड्यूस करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर, ठीक है, जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं कंट्री के कल्चर को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो जो MNCs जो है वो आल्सो इम्प्रूव करती है लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस है इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, वो एनहांस करता है कंज्यूमर्स के लाइफस्टाइल को। ओके, नेक्स्ट है चैलेंजेस। तो आल्सो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इस MNCs के प्रोसेस में। सो फर्स्ट चैलेंज आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल। तो एक्सेसिव जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर, मींस कि अगर हम एक्सेसिवली डिपेंड हो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, तो हमारी जो लोकल बिजनेस है, हमारे लोकल बिजनेस कम्पिटिटिवनेस जो है उसको जो है वो अफेक्ट करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। मींस कि MNC ऑफन सेंड देयर प्रॉफिट्स बैक टू देयर होम कंट्रीज़ रादर देन री इन्वेस्टिंग इन द होस्ट कंट्रीज़। मीन्स कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो है, एक कंपनी ने आपकी कंट्री में जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो जो प्रॉफिट्स वो यहाँ से अर्न करेगी वो वापस से अपनी होम कंट्री को सेंड करेगी, ठीक है, ना कि उस फंड को जो है आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज़ प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। नेक्स्ट है दैट इज़
इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स। तो कुछ एमएनसीज या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं और अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस में जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, जो कि वर्कर्स को अफेक्ट करता है और मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्क्लूज़न की। तो कॉन्क्लूज़न में आप यही कह सकते हो कि जो एड है, ट्रेड है, एफडीआई, एमएनसी जो है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको आल्सो चैलेंजेस देखने को भी मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इन चैलेंजेस के बावजूद गवर्नमेंट जो और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको जो है ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि फेयर ट्रेड को प्रमोट करें, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है प्रमोट किया जाए। ऐसी पॉलिसीज़ को जो है गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए।